हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर किया, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन यूनिट के बारे में। तो इंट्रोडक्शन यूनिट के अंदर हमने बात की कि कोस्टिंग क्या होती है, उसके अलावा जो एस्टिमेटिंग क्या होती है, यानी कि एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल में हमने बात की कि एस्टिमेशन क्या होता है, या फिर बोल दीजिए एस्टिमेटिंग कोस्टिंग क्या होती है, या फिर बोल दीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इनके पर्पस क्या है, इनका एम क्या है, किस तरह से प्रोसीजर होता है एस्टिमेशन का, कि हम जो एस्टिमेट लगाते हैं वो हम प्रोसीजर किस तरह से स्टेप फॉलो करते हैं। इसके अलावा दोनों के बीच में एस्टिमेटिंग और जो कोस्टिंग है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो कोस्ट एस्टिमेटर है वो कोस्ट एस्टिमेटर कौन होता है और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की। तो इंट्रोडक्शन में हमने यानी कि एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग पूरी के बारे में चर्चा की। आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है अपनी एलिमेंट्स ऑफ कोस्टिंग, कि जो कोस्टिंग है, कोस्टिंग या फिर कोस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी हमने बात की थी कि कोस्टिंग या फिर आप बोल सकते हो उसको कोस्ट अकाउंटिंग, कि वो क्या होती है। कोस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हमने कोस्ट पे, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर जितने भी कोस्ट हमने अप्लाई किया, चाहे वो कोई भी कोस्ट हो, डायरेक्ट कोस्ट, इनडायरेक्ट कोस्ट, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, ओवरहेड चार्जेस है, तो वो सारे जो हो जाते हैं उसको कोस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। यानी कि एक रिकॉर्ड तैयार करना, कि इट इज ए सिस्टम विच रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर डिटरमाइनिंग द कोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमने टोटल कोस्ट उसके ऊपर अप्लाई किया, जो भी हमने एक्सपेंडिचर अप्लाई किए हैं उसके ऊपर, उनका एक रिकॉर्ड तैयार करना, वो हमारा क्या कहलाता था, कोस्टिंग। तो अब हमने यहाँ पे वही बात करनी है कि कोस्टिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि कंपोनेंट की बात कर लीजिए, या फिर एलिमेंट कोस्टिंग के जो पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा कोस्टिंग। वो रहेगा क्या, कोस्टिंग। आपको जब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, या फिर हमने इंट्रोडक्शन यूनिट के जब बात की थी, तो उसमें भी बताया था कि कोस्टिंग और एस्टिमेटिंग ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पूरे सिलेबस के अंदर, या फिर मान लीजिए जो हमारा एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग जो पूरी बुक है, इसके अंदर आपको इन दोनों के बारे में हर यूनिट में पूछा जाएगा कि एस्टिमेटिंग क्या होती है, कोस्टिंग क्या होती है। तो इनके बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जो कि इंट्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपको मैंने बताया था कि कोस्टिंग क्या है। कोस्टिंग में हमने जो उस लेक्चर में बात की थी वही होगा कि ये क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल द डाटा। ऑल द डाटा मतलब किस चीज का, जो भी हम एक्सपेंडिचर कोस्ट लगा रहे हैं, किसके ऊपर कोस्ट लगा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो कोस्टिंग के अंदर हम क्या लिख देंगे कि इट इज ए सिस्टम विच रिकॉर्ड, इट इज ए सिस्टम विच रिकॉर्ड, जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इट इज ए सिस्टम which records expenditure, which records all the, ठीक है, all the expenditure, determining the expenditure to determine the cost of, to determine the cost of मैन्युफैक्चरिंग, cost of manufacturing product, यानी कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमने उसके ऊपर कोस्ट किया है, उस कोस्ट को डिटरमाइन करना, उसको रिकॉर्ड करना, डिटरमाइन करने के बाद रिकॉर्ड करना, वो हमारा क्या कहलाता है, उसको बोल देते हैं कोस्टिंग। एस्टिमेटिंग आपको पता ही है, एस्टिमेटिंग में हम क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे प्रोबेबल कोस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, यानी कि बिफोर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले एक प्रोडक्ट के ऊपर संभावित कितना हम खर्च कर सकते हैं, कितना उसका टोटल कोस्ट आ सकता है, वो तो हमारा होता था एस्टिमेशन। लेकिन कोस्टिंग में हम क्या करते हैं, सारे डाटे को रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब जो भी कोस्ट होगा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का, उस कोस्ट को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कोस्टिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कोस्टिंग के बारे में, जो कि हम पहले
पहले भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्टिंग, कि जो कोस्टिंग हम करते हैं, कोस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्टिंग। ठीक है, कि जो कोस्टिंग होती है, कोस्टिंग हम किस वजह से करते हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। ईच आइटम मतलब कि जब हमने कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, जब हमने कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, तो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए प्रोडक्ट के अंदर काफी तरह के हमें पार्ट्स की जरूरत होगी। तो उन पार्ट्स पे जो खर्चा आएगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स को आपको बताया था कि वो डिपेंड करता है, कॉस्ट एस्टिमेटर जब कॉस्ट एस्टिमेट करेगा तो उस दौरान वो डिपेंड करता है कि जो हम पार्ट्स ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के हमने पार्ट्स का यूज करना है। तो वो हम डिपेंड करेगा, जैसे हम देखेंगे इकोनॉमिकल जो हमारा सेक्शन है, वो चीज कॉस्टिंग जो हमारा एस्टिमेटर है वो क्या ध्यान रखेगा कि जो पार्ट्स हमें चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए वो कॉस्टली है या फिर आसानी से मिलने वाले या आसानी से कम खर्चे में बनने वाले हैं। अगर वो कॉस्टली होंगे फिर तो हम क्या करते हैं, उसको मार्केट से परचेज कर लेंगे, मार्केट से खरीद लेंगे। यानी कि अगर हमें लग रहा है कि हम कम पैसे में आसानी से बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे, खुद मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा ज्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करेंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि खर्चा कम आ रहा है तो हम वही प्रोडक्ट क्या कर लेंगे, खुद कंपनी में क्या कर लेंगे, मैन्युफैक्चर कर लेंगे। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, कि सबसे पहले कोस्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, उद्देश्य होता है, वो क्या है, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। ईच आइटम यानी कि जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने प्रत्येक आइटम, प्रत्येक पार्ट्स यूज किए हैं, उनके कॉस्ट को डिटरमाइन करना। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। प्रत्येक आइटम जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसके लिए जो भी कॉस्ट है, उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज कर लेते हैं कॉस्टिंग का। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इसके अलावा टू डिटरमाइन द कॉस्ट इन ईच ऑपरेशन, टू डिटरमाइन द कॉस्ट इन ईच ऑपरेशन, कि जो हम प्रत्येक ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें अलग अलग ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग मशीनरी की जरूरत होगी और उनके ऊपर प्रोसेस हमारी चलेगी कंटिन्यू। मतलब जिस तरह से हमने सीक्वेंस तैयार किया होगा ऑपरेशंस का, उस सीक्वेंस के हिसाब से क्या चलेगा, वो प्रोसेस हमारी चलेगी। तो अलग अलग ऑपरेशन के ऊपर हमारा अलग अलग कॉस्ट आएगा, कि जैसे हमने टर्निंग करनी है या मिलिंग लेथ मशीन पे काम करना है जब हमने, तो उसका कॉस्ट अलग होगा ऑपरेशन परफॉर्म करने का। उसके बाद जब हम मिलिंग पे जाएंगे तो मिलिंग ऑपरेशन का अलग कॉस्ट आएगा, शेपर का अलग आएगा, ग्राइंडर का अलग आएगा। तो उस प्रकार प्रत्येक ऑपरेशन के कॉस्ट को डिटरमाइन करना कि हाँ इस ऑपरेशन पे इतना टाइम लग रहा है, इसमें इतना खर्च आ रहा है। अगर हम किसी दूसरे पे कर रहे हैं तो वहां पे कितना टाइम लग रहा है, कितना खर्च आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो वो क्या आ जाएगा, टू कीप कंट्रोल, टू कीप कंट्रोल ऑन वेजेस। वेजेस मतलब कि जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर्स को उनके अकॉर्डिंग, मतलब अगर जिस तरह से काम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड करना, उनको वेजेस देना, तो वो डिपेंड करेगा कोस्टिंग के। तो वो भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव है, कोस्टिंग का उद्देश्य है कि जिस वजह से हम कोस्टिंग करते हैं। क्योंकि कोस्टिंग होगी, हमने डिटरमाइन किया होगा कि हाँ हमारा टोटल कॉस्ट इतने के आसपास आ रहा है, कॉस्ट हमने लगाया मैन्युफैक्चर, उस हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं वेजेस के ऊपर जो हम वर्कर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट, टू अर्न मोर प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए भी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, अर्न करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कोस्टिंग करते हैं। ठीक है, टू अर्न मोर प्रॉफिट, कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिले, इसलिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, कोस्टिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा टू रिड्यूस वेस्टेज, जो वेस्टेज हो रही है, वेस्टेज को कम से कम करने के लिए,
जो भी वेस्टेज हो रही है हमारे, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान काफी तरह की वेस्टेज होगी, उस वेस्टेज को कम से कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कोस्टिंग करते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्शन के ऊपर, उस कॉस्ट को कम करने की भी हम कोशिश करेंगे कोस्टिंग के अंदर। तो ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा कि अलग अलग से जो हमारे डिजाइन है हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। जो हमारा R&D डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, उस पर रिसर्च करेगा कि जो हम डिजाइन पे इतना कॉस्ट खर्च कर रहे हैं उसको और हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये क्या रहेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्टिंग। तो एक बार देख लीजिए, एलिमेंट ऑफ कोस्टिंग हमने यूनिट शुरू की जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की कोस्टिंग के बारे में। कोस्टिंग क्या होती है, कोस्टिंग एक सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं ऑल द एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं उस कॉस्ट को डिटरमाइन करना, उसको रिकॉर्ड करना, वो क्या कहलाता है, कोस्टिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्टिंग के अंदर हमने बात की कि टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, जो हमारी प्रत्येक आइटम है जो हम पार्ट्स यूज करेंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसके लिए जो हम कॉस्ट कर रहे हैं, जो हम उसके ऊपर कॉस्ट लगा रहे हैं, तो उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोस्टिंग का वो उद्देश्य है। टू डिटरमाइन द कॉस्ट इन ईच ऑपरेशन, प्रत्येक ऑपरेशन में कितना कॉस्ट लग रहा है, कोस्टिंग। टू कीप कंट्रोल ऑन वेजेस, वेजेस को कंट्रोल करने के लिए। अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। रिड्यूस वेस्टेज, वेस्टेज को जितना कम किया जा सके। जो प्रोडक्शन के ऊपर टोटल कॉस्ट आ रहा है उस प्रोडक्शन के टोटल कॉस्ट को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कोस्टिंग करते हैं। तो ये क्या रहेंगे हमारे कोस्टिंग के ऑब्जेक्टिव, ये हमारे क्या रहेंगे कोस्टिंग के ऑब्जेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा एलिमेंट ऑफ कोस्टिंग के अंदर, वो रहेगा एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट या फिर बोल दीजिए एलिमेंट ऑफ कोस्टिंग। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, कोस्टिंग या फिर कोस्ट भी लिख सकते हो। कि जब भी हम कोस्टिंग कर रहे हैं तो कोस्टिंग के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट की जरूरत होगी जिससे हम कोस्टिंग को पूरा कर पाएंगे। तो कोस्टिंग जब भी हम करेंगे, कोस्टिंग करेंगे तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत होगी, क्योंकि बिना एलिमेंट्स के हम कोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से होते हैं वो एलिमेंट्स, उनके अंदर सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तीन तरह के हमारे एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले जो एलिमेंट रहेगा वो हमारे पास क्या आएगा, मटेरियल्स। सेकंड जो एलिमेंट है वो होगा लेबर, और थर्ड एलिमेंट जो हमारे पास रहेगा वो है एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये तीन तरह के क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, तीन तरह के हमारे क्या रहेंगे एलिमेंट ऑफ कोस्ट के। अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि मटेरियल क्या होते हैं, आगे मटेरियल कितने फर्दर टाइप्स के होते हैं, लेबर क्या होती है, लेबर के आगे जो टाइप्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे, एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का हम यूज करते हैं एलिमेंट ऑफ कोस्टिंग के लिए। यानी कि ये क्या है, एलिमेंट है, यानी कि पार्ट है, हिस्सा है किसके, कोस्टिंग के। क्योंकि जब भी हमने कोस्टिंग करनी है, कोस्ट करना है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मटेरियल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल के बारे में। तो मटेरियल्स के अंदर हम मटेरियल या फिर मटेरियल्स के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, जो मटेरियल होता है ये फर्दर, क्योंकि प्रोडक्ट तैयार करना है, प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट है मटेरियल। तो मटेरियल भी दो तरह का होगा हमारे यहाँ पे, कौन कौन सा, एक होगा हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा रहेगा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सबसे दो तरह का हमारे पास मटेरियल आ जाएगा, कौन कौन सा, एक होगा हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, और दूसरा जो मटेरियल होगा वो होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। दो तरह का मटेरियल होगा, एक डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल के रूप में। तो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है कि डायरेक्ट मटेरियल को हम प्रोडक्टिव मटेरियल भी बोलते हैं। जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, इस मटेरियल को
प्रोडक्टिव मटेरियल। ठीक है कि डायरेक्ट मटेरियल को हम प्रोडक्टिव मटेरियल भी बोलते हैं। प्रोडक्टिव मटेरियल क्यों? क्योंकि जो मटेरियल हम प्रोडक्शन के रूप में प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल या फिर प्रोडक्टिव मटेरियल। कि दीज आर द मटेरियल विच आर प्रोसेस्ड इन द फैक्ट्री। यानी कि ये कौन सा मटेरियल है? वो मटेरियल जो सबसे पहले प्रोसेस्ड होता है कहां पे? फैक्ट्री शॉप में, थ्रू वेरियस स्टेजेस टू गिवन फाइनल शेप। यानी कि स्टार्टिंग से लेके पहली स्टेज आई, पहली स्टेज से होते होते ये लास्ट स्टेज तक जाता है एक फैक्ट्री शॉप के अंदर। वो मटेरियल कौन सा कहलाता है? वो मटेरियल हमारा होता है डायरेक्ट मटेरियल। तो हम क्या लिख सकते हैं? दीज आर द मटेरियल, दीज आर the materials which are processed in factory through various stages, through various stages to give final shape। यानी कि फाइनल शेप प्रोवाइड करने के लिए, फाइनल शेप देने के लिए जो मटेरियल फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप से, यानी कि रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल के बाद पहला स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा, होते होते फाइनल शेप तक प्रोडक्ट को लेके जाना, वो हमारा क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम सिंपली क्या बोल देंगे? डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी हमने ली, लकड़ी हमारे लिए एक रॉ मटेरियल या कच्चा माल है। लकड़ी को हमने प्रोसेस्ड किया एक फैक्ट्री शॉप के अंदर और लास्ट में हम उसने लकड़ी को हमने कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर के रूप में। यानी कि लकड़ी से हमने जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं फर्नीचर, वो हमने तैयार किया। तो लकड़ी से फर्नीचर बनाना वो हमारे लिए क्या है? लकड़ी एक तरह से हमारे लिए कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह अगर हम बात कर ले, जैसे माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील को हमने यूज किया, माइल्ड स्टील को फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस्ड किया। प्रोसेस करने के लिए फाइनल शेप के रूप में हमने शाफ्ट प्राप्त की। तो शाफ्ट मटेरियल जो हमारा माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील हमारे लिए क्या रहेगा? माइल्ड स्टील हमारे लिए हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। माइल्ड स्टील हमारे लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, टू गिव फाइनल शेप ऑफ द मेन प्रोडक्ट, फाइनल शेप ऑफ मेन प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की शेप देना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं माइल्ड स्टील फॉर शाफ्ट, कि माइल्ड स्टील का हम यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? शाफ्ट बनाने के लिए। शाफ्ट हो गए या फिर जो बोल्ट्स वगैरह होते हैं, नट होते हैं, एटसेट्रा। तो ये किसका हम लिख सकते हैं कि जो हमारा माइल्ड स्टील है, ये माइल्ड स्टील किसका एग्जांपल हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल का। इसी प्रकार अगर हम वुड यूज कर रहे हैं, किसके लिए? फर्नीचर बनाने के लिए, तो वुड जो लकड़ी हम यूज कर रहे हैं, तो लकड़ी हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। मतलब जिसका हम प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट वे से यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट वे से हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या रहता है? डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में पता लगा कि डायरेक्ट मटेरियल को हम प्रोडक्टिव मटेरियल भी बोल देते हैं, क्योंकि जब हम फैक्ट्री शॉप में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जो मटेरियल फैक्ट्री शॉप में प्रोसेस्ड होता है, अलग अलग शॉप से होता हुआ फाइनल शेप में हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसको प्रोडक्ट को फाइनल शेप देते हैं, तो वो हमारे लिए रहता है डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि माइल्ड स्टील, आपको बताया कि माइल्ड स्टील का हम यूज करते हैं शाफ्ट बनाने के लिए, नट बनाने के लिए, बोल्ट बनाने के लिए। तो माइल्ड स्टील का हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के रूप में, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल। लकड़ी है, लकड़ी का यूज कर रहे हैं हम फर्नीचर बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, डेस्क वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या रह जाएगा? तो वो लकड़ी भी हमारे लिए क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल। अब हम बात करते हैं आगे इसी के रिलेटेड, ये तो हमने बात कर ली डायरेक्ट मटेरियल की। अब हम बात करते हैं मटेरियल के अंदर ही इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में। डायरेक्ट मटेरियल आपको पता लगा कि जिस मटेरियल का हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो तो हमारे लिए क्या रहेगा? डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो देखिए
इनडायरेक्ट मटेरियल, दीज आर द मटेरियल विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, यानी कि वो मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए तो जरूरी है बट नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्ट, लेकिन डायरेक्टली हम उसका यूज नहीं कर रहे प्रोडक्ट के अंदर। तो इनडायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे, these are the material, these are the materials which are necessary for production but not directly used in product, बट प्रोडक्ट में हम उसका यूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे कि ग्रीस है, ऑयल है, ठीक है, ग्रीस है, ऑयल है, या फिर हमने जैसे लिखा है सैंड पेपर है, सैंड पेपर, कूलेंट वगैरह हो गया, ठीक है, सैंड पेपर है, कूलेंट होता है, जब कॉटन है, ये सारे कौन से कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर हमने क्या बात की कि इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से होते हैं, वो मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी तो है लेकिन उनका हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं प्रोडक्ट के लिए, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उनका डायरेक्टली तो यूज नहीं कर रहे लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए जरूरी भी है। वो जैसे कि हम ग्रीस का यूज कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के दौरान हमें ऑयल की जरूरत पड़ गई, सैंड पेपर की जरूरत है जिसका हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के रूप में, ग्रीस है, ग्रीस का हम यूज कर रहे हैं, ऑयल का यूज कर रहे हैं, कूलेंट का यूज कर रहे हैं, जो हमारी कॉटन होती है कॉटन का यूज कर रहे हैं। तो ये सारे कौन से हैं, ये है इनडायरेक्ट मटेरियल जिनका प्रोडक्ट के रूप में तो हम यूज नहीं कर रहे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है क्योंकि इनके बिना प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं, इनको बोल देते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात कर ली, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि मटेरियल में हमने डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड एलिमेंट के बारे में। कोस्ट का जो सेकंड एलिमेंट या फिर कोस्टिंग का जो हमारा सेकंड एलिमेंट रहेगा वो हमारे लिए कौन सा है, वो रहेगा लेबर। तो बात करते हैं सेकंड एलिमेंट के बारे में। सेकंड एलिमेंट है हमारा लेबर। तो जब हम लेबर की बात करेंगे तो लेबर भी दो तरीके से होगी, एक हमारी होगी डायरेक्ट लेबर और दूसरी कौन सी होगी, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट लेबर के बारे में कि डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है। डायरेक्ट लेबर मतलब जो लेबर हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन लेबर। इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन लेबर। इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन लेबर। इस लेबर को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन लेबर। इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन लेबर। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है, दोज वर्कर हु डायरेक्टली प्रोसेस डिफरेंट मटेरियल्स मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ठीक है, कि वो वर्कर जो डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोसेसेस कर रहे हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो हाथों से हो या फिर वो मशीनों से हो, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और मैनुअली। चाहे तो वो मैनुअली काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोसेस को कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, या फिर वो किसी मशीन की सहायता से कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, वो कहलाती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट लेबर। तो हम क्या लिखेंगे, दोज वर्कर, ठीक है, दोज वर्कर who directly process different operations, ठीक है, who process different operations, ठीक है, डिफरेंट जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं या डिफरेंट मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, वो प्रोसेस डिफरेंट ऑपरेशंस या फिर मटेरियल्स
मैनुअली और with the help of machine, with the help of machines, ठीक है, खुद कर रहे हैं या फिर मशीनों की सहायता से कर रहे हैं, वो हमारे लिए कौन सी रहती है, डायरेक्ट लेबर। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि बात करें कि अगर कोई वर्कर है जो प्रोडक्शन शॉप के अंदर, जहां पे हम प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मशीनों को ऑपरेट कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा प्रोडक्शन शॉप के अंदर। अगर जैसे वेल्डर है, वेल्डर इन वेल्डिंग शॉप, वेल्डर इन वेल्डिंग शॉप, कि जो वेल्डर है वो वेल्डिंग शॉप के अंदर अपना काम कर रहा है, प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल है। या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिशियन है वो इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर अपना काम कर रहा है, या फिर जो हमारा फीटर है वो फिटिंग वाला जो डिपार्टमेंट है वहां पे अपना काम कर रहा है, यानी कि फीटर का काम कर रहा है, तो वो सारी हमारे लिए कौन सी रहती है, डायरेक्ट लेबर। उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर। हमने क्या लिखा कि द वर्कर, दोज वर्कर हु डायरेक्टली प्रोसेस डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि वो वर्कर जो अलग अलग ऑपरेशंस को, अलग अलग मटेरियल्स को प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे तो वो मैनुअली यानी कि अपने हाथों से खुद कर रहे हैं या फिर मशीनों की सहायता से कर रहे हैं, वो वर्कर कौन से होते हैं, डायरेक्ट लेबर। उनको क्या बोल देते हैं, वो लेबर कौन सी होती है, डायरेक्ट लेबर होती है। जैसे कि वेल्डर है, वेल्डर वेल्डिंग शॉप में काम कर रहा है, जो हमारा फीटर है वो प्रोडक्शन शॉप के अंदर फिटिंग का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर इलेक्ट्रिशियन का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, तो ये सारी जो लेबर रहेगी वो लेबर कौन सी होगी, डायरेक्ट लेबर। उस लेबर को हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट लेबर। अब हम बात कर देते हैं इनडायरेक्ट लेबर के बारे में। तो इनडायरेक्ट लेबर के अंदर क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर, लेबर। तो देखिए इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होगी, इनडायरेक्ट लेबर दोज वर्कर हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वर्कर, वो क्या, बट जिनकी हमें जरूरत है लेबर के रूप में, तो वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। तो हम क्या लिखेंगे, दोज वर्कर, दोज वर्कर, दोज वर्कर who are not directly, who are not directly involved in manufacturing a product, but manufacturing a product but help the डायरेक्ट लेबर। लेकिन वो हेल्प कर रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं, जो हमारी डायरेक्ट लेबर है उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आ गया, ठीक है, जैसे कि जो हमारा क्या आ गया, जो हमारे ड्राइवर होते हैं, या फिर बोल देते हैं स्टोर कीपर, ठीक है, स्टोर कीपर आ गया, मेंटेनेंस स्टाफ आ गया, ठीक है, मेंटेनेंस स्टाफ हो गया, स्टोर कीपर हो गया, या फिर जो हमारा ट्रेन ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर एक्सेट्रा, ये सारी कौन सी रहेगी, ये रहेगी इनडायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे हमने बात की डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट दोनों लेबर के बारे में। इनडायरेक्ट लेबर वो होती है जिसके अंदर जो हमारा वर्कर है उसका वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के अंदर किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि उसका प्रोडक्शन रूम के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं है, लेकिन उसका काम क्या है, जो डायरेक्ट लेबर है उसकी मदद करना, उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म करवाने में उसकी हेल्प करवाना। जैसे क्रेन का ड्राइवर है, मेंटेनेंस स्टाफ है, स्टोर कीपर है, तो ये सारे कौन से रहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर।